हम बात करें कि हरिद्वार में भूपत वाला मेला भूमि यंत्र पड़ाव यानी कि कुंभ मेले की अगर हम बात करें, मेले को सीएससी हॉस्पिटल बनाने के लिए अनुमति के लिए लैंड यूज यहाँ पर बदला जाएगा और 9,63,000 की लागत से 2,547 वर्ग मीटर की भूमि यहाँ पर निःशुल्क दी जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर लिया गया। इसके साथ ही अगर महत्वपूर्ण फैसलों की बात की जाए तो आयुष विभाग आयुष शिक्षा चिकित्सा भर्ती प्रक्रिया लोक सेवा के स्तर पर चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड करेगा। ये एक महत्वपूर्ण फैसला, इससे राहत कहीं न कहीं आने वाले समय में मिलेगी। श्रीनगर का जो एनआईटी सुमाड़ी है, यहाँ रेशम विभाग की 2,88,00,000 की लागत से भूमि निःशुल्क यहाँ पर दी जाएगी। ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण फैसला और बताना चाहेंगे, आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 320 रुपए मिल्क पाउडर 2 दिन की जगह अब 370 रुपए के हिसाब से 4 दिन देने का फैसला लिया गया। तो कई महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर लिए गए हैं। त्रिवेंद्र रावत की सरकार जानती है कि कोरोना काल है, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाना है, युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते यहाँ पर खोलने हैं, स्वास्थ्य शिक्षा को पटरी पर उतारना है। और इसके बाद आप जानते हैं कि इस साल निकलने के बाद 18 मार्च को त्रिवेंद्र रावत सरकार के 4 साल पूरे हो जाएंगे और उसके बाद सरकार चुनावी मोड में चली जाएगी। तो लिहाजा हर कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण है उत्तराखंड सरकार के लिए। और जो तमाम जो उन्होंने अपना विजन रखा था 2017 में, उसको धरातल पर उतारना है और जो सरकार की घोषणाएं अब तक हो चुकी है उनको पटरी पर उतारना है। तो लिहाजा कैबिनेट की बैठकें ताबड़तोड़ होंगी और निर्णय को पटरी पर उतारने की सरकार की कोशिश होगी। इसके साथ ही जो अब तक कैबिनेट की बैठक में फैसले लिए गए उनको पटरी पर उतारने की सरकार की कोशिश होगी, क्योंकि इसके बाद सरकार को चुनाव में सीधे तौर पर जाना है। बहुत शुक्रिया रतन फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो हालांकि 30 बड़े ऐसे फैसले हैं जो कि लिए गए हैं और जाहिर बात है क्योंकि अब चुनाव भी इसके बाद अगले साल से सरकार इस चुनावी मोड में जाएगी, तो उसको देखते हुए भी ये फैसले अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देहरादून से खबर है जहां पे नई टिहरी श्रीनगर गौचर हेली सेवा की भी शुरुआत हो गई है और आरसीएस उड़ान योजना के अंतर्गत इस हेली सेवा को शुरू किया गया है। सीएम त्रिवेंद्र और नागरिक उड्डयन मंत्री ने इसका शुभारंभ किया है। कई नेताओं ने हेली सेवा शुरू होने पर हवाई यात्रा भी की है। सप्ताह में 3 दिन तक ये हेली सेवा चालू रहेगी। सीएम की तरफ से ये भी बताया गया है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ये सेवा मिलेगी। मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है। तो आरसीएस उड़ान योजना के अंतर्गत इस हेली सेवा की शुरुआत हुई। सीएम त्रिवेंद्र और नागरिक उड्डयन मंत्री की तरफ से इसका शुभारंभ किया गया है। हफ्ते में 3 दिन ये हेली सेवा क्षेत्रवासियों के लिए उपलब्ध रहेगी। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को हेली सेवा लोगों को मिलेगी, राज्यवासियों को मिलेगी। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हेली सेवा की शुरुआत हुई है देहरादून, नई टिहरी और श्रीनगर गौचर। ये हेली सेवा की जो शुरुआत है वो आज मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। आरसीएस उड़ान योजना के अंतर्गत इस हेली सेवा को शुरू किया गया है। सीएम त्रिवेंद्र और नागरिक उड्डयन मंत्री की तरफ से इसका शुभारंभ किया गया है और कई नेताओं ने हेली सेवा शुरू होने पर हवाई यात्रा भी की है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ये हेली सेवा उपलब्ध रहेगी, ये जानकारी भी दी गई है। तो काशीपुर से एक बड़ी खबर है। काशीपुर लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इसमें 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 आरोपियों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। लूट का माल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। एसएसपी राजेश भट्ट ने इस मामले का खुलासा भी किया है। तो इस पूरे लूट कांड का खुलासा काशीपुर पुलिस की तरफ से किया गया है। इसमें 7 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है और एसएसपी राजेश भट्ट ने इस मामले का खुलासा किया है, जिसमें 7 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने अपने अपराध को कबूल किया है। काशीपुर में एक बड़ी लूट को अंजाम दिया गया था। इस पूरे लूटकांड का खुलासा कर दिया गया है। 7 आरोपियों को पुलिस की तरफ से इस मामले में गिरफ्तार किया गया। लूट का माल भी पुलिस ने बरामद किया है। आरोपियों ने अपने गुनाह को भी कबूल कर लिया है। पकड़े गए बदमाश अपना जुर्म कबूल कर चुके हैं। ये 7 शातिर लुटेरे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी राजेश भट्ट ने इस मामले का खुलासा किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने पिछले 8 महीने से फरार चल रहे 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है और गौ तस्करों में आरोपी अब्दुल रहमान, वाजिद और जुबैर शामिल हैं जो जोरासी गांव के निवासी हैं। पिछले काफी लंबे समय से पुलिस इन तीनों की तलाश में लगी थी, लेकिन कहीं से भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला था। अब इन तीनों आरोपियों पर एसएसपी हरिद्वार ने 1500 रुपए नगद इनाम भी घोषित किया था, जिसके चलते पुलिस को आज लंबे समय के बाद ये कामयाबी मिली है। गौरतलब यह है कि गढ़वाल पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा 1 माह से वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिन पर इनाम भी घोषित हैं। पिछले 1 महीने से लगातार फरार बदमाशों की गिरफ्तारी में पुलिस लगी है। गैंगस्टर और अपराधी भी इसमें शामिल हैं जिनको गिरफ्तार पुलिस के द्वारा किया जा रहा है।
तो खबर कोटद्वार से है, जहां पर एक युवक ने कमरे में फांसी लगा ली और आनन फानन में इसके बाद युवक को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि पबजी खेलने के दौरान आत्महत्या की आशंका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। फिलहाल फौरी तौर पर आत्महत्या का मामला मानकर पुलिस इसको चल रही है और पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया है कि पबजी गेम खेलने के दौरान यह आत्महत्या की गई है, लेकिन अभी इस सब पूरे घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार शहर में ध्वस्त पड़ी सफाई व्यवस्था और जगह जगह बरसात के कारण सड़ रहे कूड़े और गंदगी के खिलाफ ब्रह्मपुरी कॉलोनी में प्रदर्शन किया है। भाजपा के जिला महामंत्री विकास तिवारी ने कहा है कि जब से हरिद्वार नगर निगम में कांग्रेस की महापौर बनी है, तब से पूरे शहर में कूड़े का अंबार लगा है। शहर के अधिकांश नाले बंद पड़े हैं, नालियों की सफाई नहीं हुई है, स्ट्रीट लाइटें बंद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन सब कार्यों के लिए राज्य सरकार हरिद्वार नगर निगम को प्रतिवर्ष 50 से 60 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाती है, जबकि हरिद्वार नगर निगम के द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन न कर पाने से इस पैसे का दुरुपयोग भी होता है। कांग्रेस के नेता इन समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। नए वार्ड में अब तक न तो स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, न ही नालियां नगर निगम प्रशासन अब तक बना सका है। तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में एक बार फिर उधम सिंह नगर के छात्रों ने परचम लहराया है और हाई स्कूल में द्वितीय स्थान पर काशीपुर की जिज्ञासा ने 97.8% अंक प्राप्त करके टॉप पर रही है और नाम भी रोशन किया है। वहीं जसपुर की ब्यूटी बंसल ने 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करके 96.6% अंक प्राप्त किए हैं और एक बार फिर से जिले में होनहारों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में सर्वाधिक अंक हासिल करके जिले का ही नहीं, प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणाम घोषित होते ही बच्चों में परीक्षा परिणाम को लेकर उत्साह बना हुआ था, तो वहीं परिणाम घोषित होते ही बच्चों की जिज्ञासा खत्म हुई और टॉपर छात्रों ने माता पिता और गुरुजनों को आशीर्वाद लेते हुए मिठाइयां भी खिलाई। तो 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया और इसमें भी एक बार फिर से काशीपुर के बच्चों ने टॉप किया है। टॉपरों में अभिभावक और शिक्षकों को जो उसका श्रेय है वो दिया गया। 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद एक बार फिर से काशीपुर का जो वर्चस्व है वो इन बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिला है, जिसमें 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद दोनों ही मेधावी छात्र काशीपुर क्षेत्र के बताए जा रहे हैं, जिन्होंने इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉप किया है। न सिर्फ जिले का नाम रोशन किया बल्कि प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। जसपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड का जो नाम है वो इन छात्रों और छात्रा के द्वारा रोशन किया गया। तो हरिद्वार में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इसी के चलते हरिद्वार देहरादून को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे संख्या 58 में दरार आ गई है। जल रिसाव के कारण पुल का अगला हिस्सा बैठ गया है। अब इसके बाद खतरे को देखते हुए रास्ते को वन वे कर दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि हरिद्वार से देहरादून को जोड़ते हैं। ये नेशनल हाईवे संख्या 58 है, जिसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुल का जो अगला हिस्सा है वो धंस गया और इसी के बाद एहतियातन अब इस पूरे पुल पर जो आवागमन है उसको वन वे कर दिया गया है और जल रिसाव के चलते बताया जा रहा है कि पुल का ये जो अगला हिस्सा है वो धंसा हुआ है। हालांकि अब जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ ट्रैफिक को लेकर के भी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित की जा रही हैं और अब इस पुल की मरम्मत का जो काम है वो आगे किया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से पुल में गहरी दरार आ गई है। अगला हिस्सा एक तरीके से पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि धंस गया है। गहरे गड्ढे और दरारों को भी आप देख सकते हैं और उसके बाद आवागमन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सब पुल पर जो आवागमन है उसको वन वे कर दिया गया है, यानी कि एक तरफ से ही जो वाहनों को आने की इजाज़त है वो सिर्फ एक बार में दी जा रही है। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी और संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और अब इसका जायजा ले रहे हैं। उधर हल्द्वानी में कोरोना कंट्रोल को लेकर के एक बैठक हुई और इसमें बेहतर इलाज के लिए समन्वय बैठक का आयोजन किया गया था। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में कुमाऊं कमिश्नर ने इस बैठक का आयोजन किया। मेडिकल कॉलेज के अधिकारी और डॉक्टर इस दौरान मौजूद रहे। सुशीला तिवारी अस्पताल की सुविधा बेहतर करने पर जोर दिया गया है। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में कोविड को लेकर के व्यवस्थाओं
को और अधिक बेहतर बनाने को लेकर के एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारी और डॉक्टर समेत तमाम लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। सुशीला तिवारी अस्पताल में व्यवस्थाओं को और कैसे बेहतर बनाया जाए ताकि कोरोना पर कंट्रोल किया जा सके, इसको लेकर के इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हल्द्वानी में किया गया था। और कोरोना के आंकड़े चूंकि लगातार बढ़ रहे हैं, खासतौर से हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में भी कोविड के जो केसेस हैं उसमें इजाफा देखने को मिला है और सुशीला तिवारी अस्पताल में ज़्यादातर केसेस को रेफर किया जाता है। ऐसे में यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसे और बेहतर की जाएं, इसको लेकर के इस बैठक का आयोजन किया गया। उधर कोरोना काल में पालतू जानवरों की मास्क लगाए तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर खूब देखी होंगी और ऐसी ही एक तस्वीर रुड़की शहर में भी अब खूब चर्चाओं का विषय बनी हुई है। दरअसल ईद उल अजहा का त्यौहार नज़दीक है और इसके लिए बकरों की खरीद फरोख्त का काम चल रहा है। यूं तो तमाम जगहों पर बकरों की भरमार देखी जा सकती है, लेकिन रुड़की के बकरे जहां पर कोविड-19 में जागरूकता का संदेश दे रहे हैं, तो फिर वहीं कोरोना महामारी के खतरे से आगाह भी कर रहे हैं। मास्क पहने बकरे अब चर्चाओं का विषय भी बने हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बकरे मास्क लगाए हुए आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, लेकिन आसपास जो लोग उनके मौजूद हैं उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है। यानी कि इंसान से बेहतर ये जानवर हैं, ये संदेश ज़रूर जा रहा है। और अगर आपको कोरोना से बचना है तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना आपके लिए ज़रूरी है। हालांकि तस्वीरें इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से ये संदेश देने की कोशिश ज़रूर है कि जानवरों ने भी मास्क लगा रखा है कोरोना से बचने के लिए, लेकिन जो इन जानवरों के साथ मौजूद हैं उन्होंने मास्क नहीं लगाया, इसलिए ये मैसेज उनको पहले समझने की आवश्यकता है। बढ़ेंगे आगे। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के सर्वेंट क्वार्टर में अचानक एक का सिलेंडर लीक होने के बाद सिलेंडर में लगा रेगुलेटर फटने से धमाका हो गया, जिससे घर और उसके आसपास को रहने वाले 4 लोग घायल हो गए। हादसे में 4 महिलाएं और 3 पुरुष जख्मी हुए हैं। घायलों को फायर सर्विस और पुलिस की मदद से लाल बहादुर शास्त्री के प्राथमिक अस्पताल में ले जाया गया, जहां से 3 गंभीर हालतों को देखते हुए उनको देहरादून में मैक्स अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि हादसा सुबह के वक्त हुआ है, जब घर में रहने वाली एक महिला अपनी लड़की पूजा जो कि पूजा करने के बाद मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी, वो घर में रखा सिलेंडर रेगुलेटर सही तरीके से न लगने के कारण गैस लीक हो गई और पास के मंदिर में जल रहे दिए ने आग पकड़ ली और रेगुलेटर फट गया। तो सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि मंदिर में जो कि दिया जल रहा था और रेगुलेटर सही से नहीं लगा हुआ था, गैस लीक हुई और उसके बाद इस आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसमें 3 लोगों के घायल होने की जानकारी अब मिली। उधर ऊर्जा निगम बकायेदारों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है और वहीं पिछले 3 महीने में ऊर्जा निगम को 170 करोड़ वसूलने का लक्ष्य था, लेकिन 104 करोड़ ही वसूली हो पाई है। इससे 66 करोड़ का नुकसान 3 महीने में ही ऊर्जा निगम को हुआ है। अब ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता का यह कहना है कि कोरोना जैसी महामारी में उपभोक्ता बकाया देने में रुचि कम ले रहे हैं, तो वहीं औद्योगिक क्षेत्रों में भी अब वसूली में तेजी आई है। लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके साथ ही बिजली चोरी पर भी अंकुश लगाने के लिए पिछले महीने 50 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है और कर्मचारी लगातार हाई रिस्क में काम कर रहे हैं और अभियानों में और तेजी लाई जाएगी और जल्द ही इस लक्ष्य को भी पूरा किया जाएगा। तो पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है, जहां पे मूसलाधार बारिश से हालात बेहाल हैं। बारिश की वजह से काफी मार्ग बंद हो चुके हैं। मुंशियारी तहसील के धापा गांव के रास्ते टूट जाने से लोग अब परेशान हैं। पत्थरों से जान बचा करके भी लोग भाग रहे हैं। कई जगहों पर नदियों ने रौद्र रूप ले लिया है, तो कुल मिलाकर के भारी बारिश आफत का सबब बनी हुई है। कई गांव भी जलमग्न हो गए हैं। पिथौरागढ़ में आप देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सड़कों के ऊपर आप देखिए पत्थर आ गए हैं, लोग परेशान हैं। नदियों ने रौद्र रूप ले लिया है। ग्रामीण जान जोखिम में डाल करके किस तरीके से नदी नालों को पार कर रहे हैं और सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में ज़रूर लगी हुई है, लेकिन आफत की बारिश पिथौरागढ़ में लगातार जारी है। लोगों के लिए ये मुसीबत का भी सबब बनी हुई है। ये देखिए किस तरीके से एनडीआरएफ की जो टीमें हैं लोगों को रेस्क्यू करके एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। तो पिथौरागढ़ का जो संपर्क है वो मुंशियारी से टूट चुका है और इस वजह से जो ग्रामीण हैं जो कि अन्य इलाकों में रहते हैं उनका भी संपर्क अब पिथौरागढ़ से पूरी तरीके से कटा हुआ है। इसलिए लोग अब सुरक्षित स्थानों पर जान जोखिम में डाल करके जाने पर मजबूर हैं। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगातार राहत और बचाव के काम में लगा हुआ है, लेकिन लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत और आफत का सबब बनी है। तो
तो खबर हरिद्वार से है, जहां पे जंगली हाथियों की दहशत लगातार जारी है और बिल्केश्वर कॉलोनी में सड़कों पर घूमते हुए हाथी नजर आए हैं। कई गाड़ियों और घरों की दीवारों को ये हाथी पहले ही निशाना बना चुके हैं। वन विभाग हाथियों पर अब कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहा है। हरिद्वार के बिल्केश्वर इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि रिहायशी इलाकों में भी हाथी की जो दस्तक है वो अब साफ तौर पर नजर आ रही है और हाथी की वजह से जो लोग हैं वो दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि इस इलाके में हाथियों की जो दहशत है वो इसी प्रकार से देखने को मिली, जहां पर कई लोगों को ये हाथी घायल भी कर चुके हैं। कई दीवारों को, कई मकानों को, कई गाड़ियों को भी इन हाथियों के द्वारा निशाना बनाया जा चुका है और एक बार फिर से बिल्केश्वर इलाके में हाथियों की दस्तक देखने को मिल रही है। लेकिन वन विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है। वहीं रामनगर में मॉर्निंग वॉक करने वाले के ऊपर एक गुलदार का साया लगातार मंडरा रहा है और आज एक महिला पर हमला करके तेंदुआ उनका कुत्ता छीन कर ले जाने लगा और लोगों ने किसी तरह से महिला और उस कुत्ते की जान को बचाया है। रामनगर में लोग सुबह कोसी नदी के पुल पर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां इन दिनों एक गुलदार ने अपनी दस्तक दे दी है। आसान शिकार की तलाश में ये गुलदार लगातार घूम रहा है। कई दिनों से इसके दस्तक से लोग काफी डरे सहमे हैं। कुछ दिनों पहले भी आवारा कुत्तों को ये गुलदार अपना निवाला बना चुका है। आज फिर से इसने एक पालतू कुत्ते को अपना निवाला बनाने की कोशिश की। महिला से उसका पालतू कुत्ता छीनने के लिए उसके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन किसी तरह से लोगों ने महिला और उस कुत्ते की जान को बचाया। इस हमले में महिला और कुत्ता दोनों बुरी तरह से घायल हो गए हैं। अब वन विभाग ने अपनी गश्ती टीम को यहां पर लगाया है और लोगों को अकेले और अंधेरे में न जाने की सलाह भी दी है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।